नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक मुलाकात में हम आपसे मिलाते हैं कुछ खास शख्सियतों से। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में सेवा, त्याग, दूसरों के लिए कुछ भला करने की भावना को करते हुए बहुत कुछ हासिल किया हुआ है। और जब भी एक इंसान कुछ हासिल करता है तो उसके पीछे उसकी अपनी गाथा होती है, अपनी शुरुआत होती है, और साथ साथ जीवन के लिए उन्होंने जो विशेषताएं ली हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लाइफ के गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उन सब को जानने का मौका मिलता है। एक मुलाकात का उद्देश्य ये है कि हम इन सभी छिपे हुए आयामों से रूबरू हों। जो चीज़ें उन्हें खास बनाती हैं, उन विशेषताओं को हम अपने लिए भी उठाएं। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो हैं राजकिशोर प्रसाद जी, जो महापौर हैं कोरबा छत्तीसगढ़ के। आइए करते हैं उनसे एक मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार। ओम शांति। आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। पहले तो आप महापौर हैं कोरबा के, तो कोरबा के आप प्रथम नागरिक हैं। तो कैसा महसूस करते हैं आप जब आपको एक प्रथम नागरिक होने का ये दर्जा मिलता है? तो देखिए, प्रथम नागरिक की बजाय मुझे मैं प्रथम सेवक के रूप में मानता हूँ। महापौर पद पे आसीन होने के बाद मैं यही मानता हूँ कि बाबा की कृपा से मुझे नगर के प्रथम सेवक के रूप में सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। और उसमें हमारे कोरबा सेंटर की जो दीदियाँ हैं, वहाँ की मुख्य संचालिका बीके रुक्मणी दीदी, वहाँ की सह संचालिका बीके बिंदु दीदी, ये दो वहाँ की बहनें हैं, उनको भी मैं इसमें बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के मार्गदर्शन में इस रास्ते पर चलते हुए ये मुकाम भी पाया हूँ। और बाबा की कृपा से मैं प्रथम सेवक के रूप में कोरबा नगर निगम में जनता की सेवा में लगा हूँ। जैसे आप ये कहते हैं कि आज आप महापौर न समझ के अपने आप को प्रथम सेवक और प्रथम नागरिक के बजाय प्रथम सेवक कहना प्रेफर करते हैं, आपकी ये यात्रा कैसे शुरू हुई? आपकी जीवन की यात्रा में जन सेवा का हो या पॉलिटिक्स का कहो, ये रुझान था पहले, या फिर शुरुआत में वो चीज़ें आपको परवरिश में दी गई कि लोगों के बारे में सोचा जाए? क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे जो फील्ड्स होते हैं, पब्लिक सर्विस के जो फील्ड्स होते हैं, उसमें जाने से कतराते हैं। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखिए, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल तो बिल्कुल ही नहीं रहा है जी। इवन मैं एक कृषक परिवार से बिलोंग करता हूँ जी। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई ये सब देहात में ही हुई है। तो साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ खेती में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखता था। पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा कृषक भी मतलब हुआ करता था जी। लेकिन पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जब कोरबा पहली बार मैं आया, वैसे तो मेरे गार्जियंस बहुत पहले से आए हुए थे कोरबा में सिंस 1958, बट मैं पहली बार 68 में आया। 7वीं पढ़ाई करके 8वीं पढ़ने आया था यहाँ पे। तो यहाँ कुछ कारणों से, पारिवारिक कारणों से यहाँ नहीं पढ़ पाए। फिर चले गए अपने नेटिव पैलेस। वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद 78 में फिर दोबारा कोरबा ज्वाइन किए। तब तक हमारा पूरा परिवार यहीं रहता था, पिताजी, बड़े पिताजी सब रहते थे। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद यहाँ बिजनेस लाइफ शुरू हो गया 78 में, है ना। तो बिजनेस लाइफ में ओनली बिजनेस, खेती भी उस समय यहाँ नहीं था। तो बिजनेस में लगे यहाँ बिजनेस के क्षेत्र में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो इसलिए अपने बिजनेस लाइफ में भी पब्लिक के साथ डीलिंग ज़्यादा रहती है ना। बिल्कुल। और ख़ास करके लेबर क्लास के लोगों से ज़्यादा रहती है, ऑफिसर क्लास के लोगों से कम रहती है। क्योंकि मोस्टली फील्ड वर्क में सभी प्रकार के मैन पावर को डील करना पड़ता है ना, लेबर, मिस्त्री सब, और ऑफिस टाइम में अधिकारियों से डील करना रहता है। तो एक अलग टाइप का ही लाइफ रहा है ना। लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ जैसे ही हमारे गार्जियन लोग शरीर त्याग किए तो पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर आ गई। थोड़ा एज का भी फैक्टर रहा, कुछ जैसे 50 के आसपास जब एज पहुँचा तो थोड़ा सोशल, क्योंकि घर में शादी ब्याह भी कभी माहौल बनते चला गया। तो जब ऐसा परिवार में माहौल रहता है तो सोशल कंटेक्स्ट आदमी को बढ़ाने पड़ते हैं। उस समय लगता है कि मैं खाली बिजनेस लाइफ में
समाज से बिल्कुल कटा हुआ महसूस करता था। तो सोशल कंटेक्ट बढ़ाने का वो अवसर आया और दिल में कामना भी जगी, तो सामाजिक लाइफ की तरफ भी थोड़ा झुकाव बढ़ा और इस तरह से अपने समाज का भी अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा उससे और बड़ी कम्युनिटी का भी मैं अध्यक्ष चुना गया। 10-10 साल तक अध्यक्ष का कार्यभार संभाला हूँ। तो सामाजिक जो एक्टिविटीज़ है वो भी काफ़ी हद तक हमने उसको परफॉर्म किया है और बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। ये जहाँ भी जो भी जिम्मेवारी दी गई उसको बड़ी ही निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और सफलता के साथ उस टेन्योर को हमने पूरा किया। और ये सब करते करते मुझे समाज में भी एक रिकॉग्निशन मिला। बिल्कुल। तो अच्छा भी लगता है कि समाज में एक सेवाभावी व्यक्ति के रूप में अगर एक स्थापित होते हैं। इस बीच मेरी क्षमताओं को देख कर के कहिए या हमारे जो बिहेवियर को देख के कहिए, बहुत सारे एनजीओ ने भी मुझे अपने साथ मिलाया। हम भी इंटरेस्ट के साथ, जैसे एक लायंस क्लब्स इंटरनेशनल होता है, अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनजीओ होता है 14 लाख सदस्यों के साथ, तो उसमें भी हमने काफ़ी सेवाएं दी है। तो उसमें जुड़ने के बाद और भी देश विदेश भी घूमने का अवसर मिला और सेवा के भी विभिन्न क्षेत्रों से रूबरू होने का अवसर मिला। तो इस तरह से ये जीवन यात्रा आगे बढ़ती गई और 86 के बाद राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे एक कोरबा में हमारे राजनीतिक आका कहिए, अभी वर्तमान में वो छत्तीसगढ़ शासन में रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल जय सिंह अग्रवाल नाम है उनका। तो उनके बड़े भाई हमारे फ्रेंड हुआ करते थे। तो उन्होंने हमको वो किया, प्रस्ताव दिया कि आप राजनीति में आइए, आपकी जरूरत है। तो उन्होंने पहली बार हमको कांग्रेस पार्टी का मेंबर बनाया और मेंबर बनने के साथ मैं मीटिंगों में और विभिन्न कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करता रहा और उसी में समय के अनुसार मेरा क्रॉनिकली प्रमोशन भी होता गया। सचिव बना, फिर महामंत्री बना, फिर वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना और उसके बाद इसी तरह से और भी विभिन्न पदों पे पार्टी की सेवाएं करते करते साथ में सोशल एक्टिविटी भी करते रहा। और इसी तरह से जब चुनाव का समय आया तो हमको टिकट भी मिल गया। जहाँ भी मैं धार्मिक स्थान पे गया वहाँ का फोटो लेके आके रखते हैं, घर में पूजा करते हैं ना। जगन्नाथ स्वामी गया, पूरी गया, तो सभी रखा हुआ है पूजा कमरे में, तो उनको पूजा करते हैं, उसके बाद ही नाश्ता करते हैं। तो ऐसा आदत है। तो मेरा भी थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा और जब चुनाव लड़ रहे थे तो आशीर्वाद लेने के लिए सेंटर, कोरबा सेंटर में गया, है ना। बड़ी दीदी जो रुक्मिणी दीदी और हमारे बिंदु दीदी, ये लोग थे। ये लोगों ने वहाँ बड़ा अच्छा से वहाँ जाते ही थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि वाकई ये जगह जो है थोड़ा ऊपर से अलग से एक नक्शा बना रहता है किसी भी संस्थान का, जहाँ नहीं गए रहते हैं। लेकिन जब जाने के बाद जो साक्षात्कार होता है, एक्चुअल वस्तुस्थिति से जब वहाँ रूबरू होता है आदमी, तो चक्षु खुलते हैं और लगता है कि नहीं, हम तो बहुत अंधेरे में थे, असली प्रकाश की जगह अभी आए हैं। तो वहाँ भी दिल से प्रार्थना किया बाबा से और बाबा का भी मुझे पूरा आशीर्वाद मिला। मैं प्रतिकूल परिस्थितियों में चुनाव जीता। उसके बाद एक पहला इलेक्शन जीता पार्षद का, उसके बाद सेकंड इलेक्शन में फिर महापौर का, मेयर का इलेक्शन जो है सेकंड फाइट था, उसमें भी जीता। तो ये सब बाबा की कृपा को मानता हूँ कि उसी की वजह से मेरी मन स्थिति और मेरी आंतरिक भावनाओं के अनुरूप मुझे बढ़िया सेवा करने का फील्ड मिला है और मैं जो भी करता हूँ बाबा के आशीर्वाद से करता हूँ। बहुत अच्छा। ये जो मुलाकात हुई आपकी ब्रह्मा कुमारी इसके साथ, उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? क्या चीज़ आपने देखी ब्रह्मा कुमारी के वहाँ संबंध में जुड़ने से? क्या आपको कोई फ़ायदा हुआ पर्सनली? क्योंकि आप ये बात कह रहे थे कि पॉलिटिक्स में भी वो जो इलेक्शन आपने जीता, कोई ऐसी नॉर्मल परिस्थितियाँ नहीं थी, विपरीत परिस्थितियाँ नहीं थी, जीतने की संभावनाएं नहीं थी। मगर हर एक व्यक्ति के लाइफ में चैलेंजेस तो आते ही हैं और सोशल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में तो बहुत ज़्यादा ही आते हैं, क्योंकि लोगों की समस्याएं आपके पास ही आती हैं। तो स्पिरिचुअलिटी ने कैसे हेल्प किया आपका अध्यात्म के साथ जुड़ना, ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ना कैसे मददगार रहा? देखिए, अभी आदमी के जीवन में चैलेंजेस तो हर समय हैं और ख़ास करके मैं जब बिजनेस में था तभी चैलेंजेस था। बिजनेस के बाद
जब मैं महापौर बन गया तो यहाँ और भी चैलेंजेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जनता के साथ जुड़ाव रहता है और जनता का सुबह से ही मतलब नींद खुलने से नींद लगने तक जनता की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। और कई कई ऐसे सिचुएशन आते हैं, पब्लिक का कोई ऐसा डिमांड आ गया जो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह से संभव नहीं है, लेकिन इसके बाद भी पब्लिक को सेटिस्फैक्टरी जवाब भी देना है, उसे संतुष्ट भी करना है और झूठा भी नहीं बनूं, इस बात का भी ख्याल रखना है। कोई चीज़ आए गलत हम कमिट कर दिए और साल 6 महीने के बाद कालांतर में उसको पूरा नहीं कर पाए तो एक हमारा परफॉर्मेंस जो है फॉल्स हो जाएगा। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए कई बार जब इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं तो पहले तो बाबा को याद करते हैं, बाबा आज ऐसी विषम परिस्थिति है, आप मदद करिए, है ना। जब भी आती है तो दिन भर में बाबा को याद करना पड़ता ही है ना। तो अब बाबा वाकई मैं मानता हूँ बाबा रास्ता बताता है कि कैसे करना है और कैसे इस विषम परिस्थिति से आपको उभर के फिर आगे आना है। और फायदे की बात जो आपने पूछी है तो सबसे बड़ा फायदा तो आदमी का अगर शांति है तो सबसे बड़ा फायदा है, बिल्कुल, है ना। नहीं तो धन दौलत, हीरे जवाहरात, बिल्डिंग, मकान, ये सब आदमी का मन को शांति नहीं पहुंचा सकते हैं। तो मन की शांति के लिए जो पहला चीज है अपनी आवश्यकताएं कम करें, है ना, और जितना है उसमें संतोष कर लें कि बाबा ने जो दिया है हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप जो है भरपूर दिया है और ये पर्याप्त दिया है ना। हमको इसी में खुश रहना है और दूसरों को भी इसी तरह से खुश रहने और संतुष्ट रहने की प्रेरणा भी देना है। तो अपने परिवार के लोगों को भी, बाल बच्चों को भी, सभी को हम यही प्रेरणा भी देते हैं कि जो प्रभु ने दिया है वो पर्याप्त है। प्रभु हमारी आवश्यकताओं को बखूबी देखता है और उसी के हिसाब से वो देता है और उसी में हमको अपने काम चलाने होते हैं और संतुष्ट रहना होता है। अगर आपकी जीवन में ये आध्यात्मिक सफ़र की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में कुछ बताएं। मेरे महापौर बनने के बाद मैं 2020 में महापौर का शपथ लिया, है ना, जनवरी में शपथ लिया और अभी कार्यकाल शुरू ही हुआ था कि फरवरी एंड में तो कोरोना वैश्विक महामारी के चपेट में पूरा देश आ गया जी। तो जस्ट कोरोना आ गया। अब कोरोना काल में ऐसा था, बहुत सारे चैलेंजेस थे ना। पब्लिक के पास राशन भी पहुंचाना था, मार्केट बंद था, दुकानें बंद थी, गाड़ी घोड़ा सारे बंद थे, कम्युनिकेशन पूरा चौपट था। लेकिन घर में आदमी को भूख तो लगती है, कहाँ से आएगा, वो सब भी बहुत बड़ा चैलेंज था। उस समय भी सेवा करने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला, उसमें बचाते हुए, अपने आप को बचाते हुए, है ना। मतलब हैंड ग्लोव भी लगा रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं, सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं, पूरा फुल पैक होके पब्लिक के साथ जाना रहता था, राशन पहुंचाना। तो ये सब चैलेंजेस के बीच थोड़ा सेवा करने का आनंद अलग ही आता था, है ना। तो इसी बीच क्या हुआ, और कहीं बाहर ज़्यादा जाने का रहता नहीं था। तो इसी कोरोना काल में ही हमने हमारे एक भाई हैं, कोरबा के ही हैं, उन्हीं के वार्ड से मैं पार्षद बना हूँ। हमारे चुनाव में उन्होंने काफ़ी मदद भी किया। शेखर भाई बोलते हैं, अधिवक्ता है और ब्रह्मा कुमारी परिवार से बहुत ही लंबे समय से जुड़े हुए हैं जी। तो उन्होंने मुझे किया कि आप ज़्यादा कहीं की मीटिंग में तो जाना नहीं है, तो आप ऑनलाइन ये बेसिक कोर्स कर लीजिए 7 दिन का, प्रतिदिन आधा घंटा लेंगे। वो आधे घंटा का समय भी मतलब हमारे जो रेस्ट का टाइम था ना दोपहर का, उसमें से हमने काट के निकाला कि और समय नहीं है पाएगा तो हम आधा घंटा अपने रेस्ट टाइम में से निकालते हैं। ठीक है, 4 बजता था, एकदम मोबाइल पे उनका कॉल आ जाता था, फिर मोबाइल का स्पीकर ऑन करके और डायरी और पेन ले करके उनका लेक्चर सुनते थे। तो जब हमने बेसिक कोर्स किया तो वो भी बड़ा खुश थे कि बहुत लोगों को हमने कोर्स कराया, लेकिन आप इतने 65 साल की उम्र में भी एक बहुत ही अच्छे ट्रेनी स्टूडेंट की तरह आपने शिक्षा ग्रहण की, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं भी अनुशासन के साथ उनकी सभी बातों को सुनता था, लिखता भी था। फिर नेक्स्ट डे आगे बढ़ने के पहले पिछले डे का रिव्यू करते थे, तो उसके पहले मैं फिर एक बार रिव्यू कर लेता था कि कोई भी क्वारी करेंगे तो मैं फटाक से उनका जवाब दे दूंगा। तो
क्लास चालू होने से पहले एक बार रिव्यू कर लेता था लास्ट डे का, और दूसरे दिन का भी रिव्यू कर लेता था, समरी बना लेता था। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछते थे, फटाक से जवाब देता। तो क्या कि टीचर को भी बड़ा खुशी लगती है कि जब शिष्य उनके हिसाब से चल रहा है, प्रोग्रेस दे रहा है, तो उनको भी खुशी लगती है, तो और ज़्यादा रुचि के साथ ज्ञान देने का काम करते हैं। तो उसका भी लाभ मुझे मिला, और वहीं से फिर धीरे धीरे इसमें ज़्यादा मेरा लगाव बढ़ता चला गया और रुचि भी बढ़ती गई, और आज उसी का परिणाम है कि आज फुल्ली डिवोटेड मैं इस संस्थान के साथ हूँ। जैसे आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की और ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़ाव रहा, आज आप ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में हैं, यहाँ मधुबन परिसर में आप पहुँचे हैं। यहाँ का अनुभव कैसा है? यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? क्या चीज़ आपने देखी, क्या चीज़ आपको यहाँ अच्छी लग रही है? यहाँ आने से पहले यहाँ का एक मैप माइंड में थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, है ना। लेकिन जब यहाँ आया तब मुझे लगा कि पहले तो पछतावा हो रहा था कि मैं बहुत देर कर दिया आने में, है ना जी। शायद और पहले आए रहते तो कुछ और हम अच्छी स्थिति में होते, है ना, इस आध्यात्मिकता के लाइन में। पछतावा जरूर हुआ, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, है ना। ये मैं बाबा की कृपा मानता हूँ कि बुलाया और मैं आया, तो कम से कम परिवार के साथ मैं आया हूँ और पहली बार आया हूँ। और यहाँ आने के बाद जिस दिन से आया हूँ मैं उस दिन से रेगुलर अमृत बेला भी करता हूँ, मुरली भी रेगुलर करता हूँ, और यहाँ के जितने पहले दिन आए तो पहले शांतिवन और उसके नियर बाई जितने भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं सब में एक एक करके जाके हमने बहुत बारीकी से घूम के देखा हमने। इसके बाद दूसरे दिन पांडव वन भी गए थे, तो वहाँ भी 4 धाम और जितने भी वहाँ के हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी हैं पूरा दिन भर में पूरा देखा, है ना जी। और अभी 3 दिन से मानसरोवर में है जी। ये सभी जगह घूमने के बाद मुझे मतलब ऐसा लगा कि ये कौन सी शक्ति है, क्योंकि बहुत बड़े से बड़े सरकारी संस्थान है ना। इवन जिसे रेलवे बोलते हैं ना, इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है ना। कोल इंडिया वो भी 2nd नंबर का पब्लिक सेक्टर है जी। बहुत पूरे देश में उनका नेटवर्क फैला है, ऑफिस फैले हैं, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेकिन उन सभी PSU हों चाहे प्राइवेट सेक्टर के जितने भी संस्थान हैं, उन सभी में कई संस्थानों में जाने का मुझे अवसर मिला है बिजनेस के दौरान। तो उन सभी संस्थानों में जो सिस्टम देखने को मिला है, वहाँ आदमी सैलरी में चाहे लेबर क्लास के मैन पावर हों चाहे ऑफिसर क्लास के हों चाहे और भी हाई डायरेक्टर लेवल हों, CMD लेवल के हों, है ना, उनका एक वर्किंग कल्चर अलग ढंग का रहता है ना। वो सैलरी भी पाते हैं तो सैलरी के हिसाब से उसी हिसाब से काम भी करते हैं। उसके बावजूद भी इतने नियम कानून के बावजूद भी हर चीज़ जो है फुल्ली सिस्टमेटिकली नहीं रहता है, जितना यहाँ ब्रह्मा कुमारी के हर संस्थान में, हर विभाग में, हॉस्पिटल में गया, आपका सोलर सिस्टम में गया, है ना, तपोवन में जाके सब जगह देखा, है ना। यहाँ भी जितने भी विभाग हैं हर जगह, किचन विभाग देखा, किचन विभाग का तो कहना ही किया है ना। बिल्कुल। तो हर जगह इतना सिस्टमेटिक है, इतना डिसिप्लिन है, इतना सफाई है और इतना डिवोशन के साथ लोग बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। मतलब किरा फुल्ली डेडिकेटेड लोग हैं, है ना। ये सब बाबा की कृपा है। और कहीं भी जाके पूछिए आप कैसे मतलब इस तरह से मैनेज कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, तो उनका ये कहना कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब बाबा करवाता है, ये और भी बहुत बड़े गर्व की बात होती है। और वाकई ये मतलब दिल जीतना जिसको बोलते हैं ना, आपका हो गया, ऐसे ही ये सिचुएशन यहाँ है। मैं वाकई यहाँ के सिस्टम को देख करके मैं बहुत ही खुश हूँ। और मैं 29 तारीख को जब यहाँ पहली बार डायमंड हॉल नाम सुनता था, डायमंड हॉल बहुत बड़ी सीटिंग कैपेसिटी के एक हॉल है, दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा है ना। तो वहाँ भी जाके 2 दिन मुरली सुनने का अवसर मिला। और ये बाबा की कृपा कहिए कि मंच पर भी मुझे जाने का अवसर मिला। उसमें हमारे दोनों कोरबा की जो दीदियां हैं उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, और उन्हीं के मार्गदर्शन में उस स्टेज तक पहुंचा और मुझे 2 शब्द बोलने के लिए, उद्बोधन करने के लिए माइक भी मिला,
जो उस दिन आशा दीदी मुरली सुना रही थी, उनके सानिध्य में मुरली भी सुना। क्या बुलवा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग बोलते हैं बहुत अच्छा आपने अनुभव सुनाया। तो मुझे लगता है कि सही में बाबा की कृपा जो है मुझ पर वाकई अभी वर्षा उनको हमारे ऊपर बरस रही है और हमको उनकी वर्षा पूरी तरह से मिल रही है। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि बाबा की वर्षा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर हमेशा ऐसी बनी रहे और मैं भी सेवा के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित करने की दिशा में प्रयास करता रहूँगा। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। एक तो यहाँ आकर जो चीज़ें देखी वो तो ठीक है ही, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं उसको बारीकी से देखा कि डेडिकेशन और समर्पण का तो जो भाव है, मगर जो सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें होती हैं उसको भी आपने एक बहुत ही पारखी नज़र से देखा। और एक पब्लिक सेवा जो आपकी है, पब्लिक सर्विस के फील्ड में आप जुड़े हैं, तो नेचुरली आपका इन सब चीज़ों पे ध्यान जाता है। इस बात से बहुत खुशी हो रही है कि आज जब आपसे हमने एक मुलाकात शुरू की थी तो हमने आपके जीवन की कई पर्सनल चीज़ें भी देखी, आपके प्रोफेशनल और पब्लिक सर्विस के लाइफ के भी खास किस्म की जो बातें आपने अपने जीवन में धारण की है वो भी देखी, और साथ साथ जिस नज़र से आप चीज़ों को देखते हैं, जो नज़रिया है आपका चीज़ों को देखने का, वो भी देखने का मौका मिला। प्रश्न तो और भी है मगर समय इतनी ही इजाज़त देता है। तो इस एक मुलाकात कार्यक्रम में आप आए और आपने इतने उदार मन से अपने विचारों को व्यक्त किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपसे यही कामना करता हूँ कि ये सिर्फ एक मुलाकात ना हो, आप बार बार यहाँ आते रहें और फिर आपके अनुभव सुनने के मौके मिलेंगे, ऐसा मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप आए और आपने इतनी सुंदर बातें शेयर की। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कोरबा शहर के महापौर जी से। 4 लाख की आबादी से ऊपर की आबादी है और इतने ज़्यादा लोगों का जब आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो नेचुरली आप एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपके ऊपर उम्मीदें होती हैं, बहुत सारी आशाएं लोगों की आप पर होती हैं, मगर उन सब चीज़ों को पूरा करते हुए आध्यात्मिकता से ओतप्रोत जब जीवन होता है तब आप इन चीज़ों को एक बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं। लाइफ के चैलेंजेस को भी आप एक पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। जीवन में संतुष्टता लाना, अपने ही नीड्स को कम करना, और जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं बाहर उसमें कुछ न कुछ सकारात्मक और पॉजिटिव देखना और चुनना, ये हमने इनके जीवन में देखा। और मैं आशा करता हूँ कि हम सभी भी उनके जीवन से प्रेरणाएं लेंगे और अपने लिए इन वैल्यूज़ को, इन विशेषताओं को धारण करेंगे। आज की एक मुलाकात में बस इतना ही। फिर अगले किसी और एपिसोड में एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।